हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अभी तक हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ लिया, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज को पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, और हमने पढ़ा कि स्ट्रेटजी एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसमें जो कि लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलता है कि लॉन्ग टर्म में हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लेकिन बात आती है कि स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करें, क्या क्या काम हमें करने पड़ते हैं जब हम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वही हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशनल सेक्टर का अपडेट जो है वो इंस्टेंट मिल जाए। इसी के साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आप चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जब हम जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बनाएगा स्ट्रेटजी, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उस स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाए, ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो हमारे गोल्स हम लेके चले थे, जो विजन मिशन था हमारा, वो एक्चुअली अचीव हो हमें। ठीक है, जो हमारे टारगेट्स थे उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिले। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट एक्सपेंशन, जो भी हमारे प्लान्स थे, जो भी हमारा टारगेट था, वो हमें, जो हम नंबर्स में लेके चले थे चीज़ों को कि इतना हमारा मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए, इतना मार्केट शेयर होना चाहिए अचीव, इसके अलावा इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमें एग्जैक्टली होगी कैसे, मिलेगा कैसे, वो जब हम उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो में। जब तक स्ट्रेटजी बनाई जाती है तब तक वो बस माइंड में होती है, वो बुक्स में होती है, या उसको एक वो फॉर्मेट प्लान होता है। लेकिन जब उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करूं मैं, तब जाकर के उसको स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हम बोलते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में बिल्कुल स्मॉल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, 5, 6, 10 लोग जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं। लेकिन बात करें अगर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ पे हर एक पार्ट जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो एक ग्राउंड लेवल का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ग्राउंड लेवल का एम्प्लॉय है, एक ऑफिस वर्कर है, या टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है हमारा, वो हर एक पर्सन जो है उसमें इन्वॉल्व होगा। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, एग्जीक्यूट होगी। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की जब बात आती है तो उसमें 4 फेजेस हैं, 4 स्टेप हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। तीसरा, ट्रांसलेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई, तैयार की, फॉर्मुलेट की। अब वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपने जो और एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे मिडिल लेवल की बात करें, चाहे लोअर लेवल की बात करें, और उन लोगों को बताएंगे कि हमने ये स्ट्रेटजी प्लान किया है और आपको ये अप्लाई करना है, अब आप इस तरह से काम करेंगे। अब वो बताएंगे कैसे, इसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, दूसरा स्ट्रेटजी एक्सेप्टेंस। अब वो बताएंगे कैसे, उसके लिए ऑरल या रिटन वे यूज़ किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पे, कोविड-19 आजकल चला है, तो पहले लॉकडाउन हुआ, अब अनलॉक जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा है। तो जब लॉकडाउन हुआ उसमें ट्रायल किया गया एक दिन का कि वाकई लोग एक्सेप्ट करेंगे लॉकडाउन को कि नहीं करेंगे। अच्छा, लॉकडाउन करेंगे तो उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई, क्या क्या काम होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया, कौन सी चीज़ों को रिजेक्ट किया गया, वो सारा एक पहले ढांचा जो था वो तैयार किया गया। वो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, उन्होंने तैयार किया। इसके बाद उसको मार्केट में अप्लाई किया, उसके लिए कम्युनिकेशन मीन्स यूज़ किए गए।
ऑफिशियल सर्कुलर भेजे गए, नोटिस निकाले गए डिपार्टमेंट्स को, सारी गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशंस गई, वो एक रिटन मीडियम था। इसके अलावा टीवी, रेडियो, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो है लोगों के साथ चीज़ें शेयर की गई, सारा प्लान्स बताए गए किस तरह से आपने करना है, ये चीज़ें सावधानियां बरतनी है, ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। वो एक ओरल कम्युनिकेशन था। इसके बाद अब बात आती है कि लोगों से अपील की जाती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों से, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट के, उनसे अपील की जाती है कि आप इस स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट करें और सपोर्ट करें हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में, ताकि जो हमारे ये प्लान्स थे, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अचीव हम कर पाएँ। अब दूसरी बात आती है स्ट्रेटजी एक्सेप्टेंस की। स्ट्रेटजी एक्सेप्टेंस के लिए अब बात आती है कि वो एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेंगे उसको कि नहीं करेंगे, और उसके लिए स्ट्रेटजी एक्सेप्ट करवाने के लिए मैनेजमेंट को उनके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है स्ट्रेटजी के, वो उनके साथ डिस्कस करने पड़ते हैं, ताकि वो लोग इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में सपोर्ट करें, उसको उनका एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव हो। कुछ लोगों का एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव होता है और वो जनरली स्ट्रेटजी को रेसिस्ट करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि उनको पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करने की आदत पड़ चुकी होती है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि जो ट्रेडिशनल वेज हैं जिनसे हम वर्कआउट कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हैं जितने कि हम नए प्लान जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने से नई हमारी जो अचीवमेंट्स होंगी। इसलिए नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ताकि पुरानी को मॉडिफाई करते हैं या पुरानी को हम रिप्लेस करते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ, नए टारगेट्स के लिए। तो कुछ लोग रेसिस्ट करते हैं, तो उनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब है कि कम्युनिकेशन, सबको बताया जाता है और उनसे गुजारिश की जाती है कि आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें और आगे लोअर लेवल, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट करें। दूसरा स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। डेरिवेटिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब ये है कि सारी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसा नहीं है कि एक साथ एक ही फेज में इंप्लीमेंट हो जाती है। उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, प्लान्स तैयार किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये रोल होगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो रोल होगा, और ये डिपार्टमेंट दोनों या तीनों या चारों इस तरह से काम करेंगे मिलके, फलाना पर्सन ये परफॉर्म करेगा, उस दूसरा पर्सन ये करेगा परफॉर्म, इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग ये करेगा। इस तरह से छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और वो जो है आगे बताए जाते हैं। अभी नेक्स्ट उन प्लान्स में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, कि मतलब जो भी हम काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, कौन, क्या पर्सन, क्या अथॉरिटी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, या क्या वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कब कौन सी चीज़ होगी एक्टिवेट, कौन सा काम किस डेट को होगा, किस टाइम होगा, वो सारे छोटे छोटे प्लान्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। वैसे ही प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बड़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सिंगल यूज एक्शन प्लान होता है कि एक टाइम पे किया, बात खत्म, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर, जब हम एक्शन प्लान का मतलब है जब वो 4-5 फेजेस में होता है, जिसमें 5-6 डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्रोग्राम की जब बात आती है तो वो एक सिंगल यूज प्लान होता है, जब उसको एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाता है, खत्म। उसके बाद दूसरा कोई और इवेंट होता है, उसको हम प्रोग्राम अलग से बोलेंगे। तो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, मतलब स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरी जो फेज है वो फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स एंड प्रोग्राम। जैसे लॉकडाउन की बात आई तो अब अनलॉक की बात चली है, अनलॉक में भी फेजेस डिसाइड कर दी कि पहली फेज में हम ये करेंगे, दूसरी फेज में हमारा ये हमारा डिसीजंस हैं दूसरी फेज के लिए, तीसरी फेज में हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब पहली फेज की क्या आउटपुट आती है, क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या आउटकम रहती है, क्या सिचुएशन होती है, कंट्रोल्ड होती है कि नहीं होती है, उसके हिसाब से सेकंड फेज जो है वो अप्लाई होगी। अगर पहली फेज में रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो सेकंड फेज हो सकता है उसमें कुछ और कड़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी जाए। इस तरह से छोटे छोटे प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तीसरा जो फेज इसमें आता है, ट्रांसलेटिंग जनरल ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है तो उसमें हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उनका मतलब है कि वो मीनिंगफुल हो, जिससे हमें क्लियर पता लगे स्पेसिफिकली कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये चीज़ होने जा रही है। दूसरा, इजीली मेजरेबल हो। मेजरेबल का मतलब इनको हम माप सकें क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कि अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो, अगर 10 यूनिट का काम करेंगे तो 4 यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी होती है, दैट इज मेजरेबल। इसके बाद टाइम बाउंडेड होते हैं, ठीक है। टाइम बाउंडेड का मतलब है कि एक दिन में ये काम होगा, ये 5 दिन में काम होगा, ये 10 दिन का काम है, या ये 1 महीने का काम है, और मतलब 1 महीने में भी हो पाना जो है वो सक्षम हो पाना जो है वो पॉसिबल हो। तो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अगले 5 साल में हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 200% करना है, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसको स्पेसिफिकली हम इसको कैसे करेंगे, जब हम बोलेंगे कि हम हर 1 महीने का हमको कितना परसेंटेज ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, दैट इज स्पेसिफिक। मतलब 1 महीने में हमको नंबर ऑफ सेल्स जो है वो काउंट जो है वो कितने इंक्रीज करने पड़ेंगे, इंक्रीमेंटल पोर्टफोलियो मेरा कितना होगा। मतलब अभी मेरा एग्जिस्टिंग जो काम है वो 10 लोगों को अप्रोच करता हूं मैं एक दिन में, और मेरे रिजल्ट 10 के 10 में से 10 हैं से, तो अब मुझे अगर 200% मुझे प्रॉफिटेबिलिटी करनी है तो मुझे एफर्ट भी 200% करना पड़ेगा, मुझे सेल्स भी 200% करनी पड़ेगी। तो मतलब अब मुझे 20 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, और टाइम वही रहेगा, टाइम बाउंडेड मतलब एक दिन में मुझे 20 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, और उसमें से भी वो 20 के 20 लोग जो है वो कन्वर्ट होने चाहिए इनटू सेल्स। कस्टमर क्लाइंट विजिटिंग कन्वर्टिव मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स, वो भी 20 के 20, तब जाकर के मेरी परफॉर्मेंस 200% हुई, सेल्स 200% इंक्रीज हुई, और प्रॉफिटेबिलिटी भी मान लिया हमने 200% इंक्रीज हुई है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमको बोलते हैं जब वो मीनिंगफुल होते हैं, इजीली मेजरेबल होते हैं, और टाइम बाउंडेड होते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। एमबीओ का मतलब ये है कि हर लेवल पे हर पर्सन का एक टारगेट होगा, वो टारगेट सीनियर और जूनियर, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे, और जो सबॉर्डिनेट होगा वो खुद बोलेगा कि मैं इतना कर सकता हूं, बदले में देखा जाएगा जितना टाइम दिया होगा उसको कि उतने में उसने कर पाया, 1 महीने में, 2 महीने में, या 5 दिन में, या 10 दिन में उतना किया कि नहीं किया, और अगर उतना नहीं हुआ तो डेविएशंस देखी जाएंगी, रीजंस देखे जाएंगे, और उसके हिसाब से फर्दर एक्टिविटीज की जाएगी रिफॉर्म की। तो ये तीसरा स्टेप था जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक इन किया जाता है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन का क्या मतलब है, देखिए 2 तरह के रिसोर्सेज में हम डिवाइड करते हैं पूरे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमने सारे रिसोर्सेज ऐड कर दिए, चाहे मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, चाहे हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्लांट है, हर एक चीज़ जो पैसे से आ रही है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज एक साइड अलग कर दिया हमने, जो ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग जो है वो वर्कआउट वहाँ पे कर रही है। तो सबसे पहले के जो हमने प्लान बनाया, जो लोगों के साथ डिस्कस किया, और जो टारगेट्स हमने डिवाइड किए, उसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, और वो जो रिसोर्सेज लगेंगे वो आएंगे कहाँ से, तो वो रिसोर्सेज हमको इकट्ठा करने हैं। हो सकता है हम पहले 50 लोगों की टीम हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, अब जो हमारे टारगेट्स हैं उसके हिसाब से हमको 70 लोगों की टीम रिक्वायर्ड हो, तो 20 नए ह्यूमन रिसोर्सेज हमको ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसके लिए पैसा भी लगेगा, उसके लिए और भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से आएंगी वो चीज़ें, तो किसी बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, हमें कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उन रिसोर्सेज को हमने लाना है, ऐड करना है, मोबिलाइज करना है। उसके बाद अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब है कि हमने फिर आगे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की टीम को कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो टीम असाइन की जाएगी, कितना पैसा वहाँ लगेगा पैसा असाइन किया जाएगा, मशीनरी कितनी रिक्वायर्ड है उतनी मशीनरी दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे और बांट देंगे जहाँ जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो, जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेशन पे, जिस भी ब्रांच में, जिस भी डिपार्टमेंट में। तो फिर जाकर के वो सारे लोग जो हैं वो उस स्ट्रेटेजी को जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है उसके हिसाब से वर्कआउट करने लगते हैं, और तब जाकर के फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद या हर महीने बाद, क्वार्टर के बाद परफॉर्मेंस देखी जाती है कि हमने टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हमारी रेशो कितनी है, कितना हमने टारगेट लिया था, कितना अचीव कर लिया। और इसी तरह से फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव लिए थे, गोल था हमारा कि डबल हमने करनी है, 200% हमने प्रॉफिटेबिलिटी करनी है, उसकी एवज में हमने कितना कर पाए। तो ये था जी सिंपल प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें जरूर अगर कोई क्वायरी होती है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SKSankhya666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं 1627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।